स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानियां में। तो चलिए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। 5 रंगों की एक अद्भुत धारा, मानो किसी विशाल नदी की तरह, आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ये शक्ति का ऐसा संगम था जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। जैसे ही ये धारा ड्रैगन की विशाल और भयावह मुट्ठी से टकराई, आसमान में एक अद्वितीय विस्फोट हुआ। ये टकराव इतना तीव्र था कि इसके प्रभाव से एक विशाल ऊर्जा तरंग सुनामी की तरह चारों ओर फैल गई। प्रारंभिक महारथी महाप्राण और इंद्रजीत चरण के बीच ये टकराव अब अपने चरम पर था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की ठंडी चीख और प्रचंड शक्ति ने युद्ध भूमि को एक भयावह ऊर्जा से भर दिया था। शोटू का हर प्रहार जैसे उसकी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब भारी पड़ने लगी थी। रहस्यमय दिव्य महल की अनंत शक्तियां किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन उसे सक्रिय रखने की कीमत शोटू के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई थी। उसकी आत्मा और शरीर अब इस संघर्ष की सीमा पर थे। दूसरी ओर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने अपनी विनाशकारी शक्ति से यह स्पष्ट कर दिया था कि उसकी ताकत के सामने टिके रहना केवल समय का खेल था। युद्ध भूमि पर मौजूद हर योद्धा जो इस घातक टकराव को देख रहा था, यह समझ चुका था कि इस संघर्ष का परिणाम किसी एक के पूर्ण नाश के बिना समाप्त नहीं होगा। शोटू की आंखों में जिद का भाव था, लेकिन उसके सामने खड़े इस प्रचंड शत्रु को हराने के लिए उसे एक चमत्कारी रणनीति की आवश्यकता थी। शुरुआती महारथी महाप्राण और इंद्रजीत योद्धा के बीच का अंतर इतना विशाल था कि इसे केवल किसी दिव्य वस्तु के सहारे पाटना असंभव था। इसके बावजूद शोटू का इतने लंबे समय तक आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के खिलाफ टिके रहना हर किसी के लिए हैरानी का कारण बना हुआ था। इस स्थिति में मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, शोटू ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। वो अपनी कमजोरी से भली भांति परिचित था। अगर उसके पास मूल शक्ति और मानसिक ऊर्जा में महान उपलब्धियां न होती और विनाशक प्राचीन निशान लगातार प्राकृतिक शक्ति को निगलकर उसकी ताकत को फिर से न भर रहा होता, तो वो अब तक हार चुका होता। वो जानता था कि जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी इस लड़ाई का अंत करना होगा, क्योंकि उसका सामना उन विरोधियों से था जिनकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी। शोटू के इन शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक छा गई। उसने तुरंत अपने हाथों से बनी मुहरें बदल दी, जिससे 5 रंगों की धार की गति तीव्र हो गई। ये धार आकाश को चीरती हुई तेजी से आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के जबरदस्त मुक्के को चकमा देकर उसके पीछे पहुंच गई। तेज गति से बढ़ती धार ने अचानक विशाल अजगर का रूप ले लिया और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के चारों ओर लिपट गई। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने मजाकिया स्वर में कहा, क्या तुम मुझे इसके साथ फंसाने की योजना बना रहे हो? उसके विशाल शरीर से काले और सफेद जीवन मृत्यु की शक्तियां फूट पड़ी। इन भयानक तरंगों ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और 5 रंगों की धार से चटकने की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। शोटू की आंखें ठंडी और भावहीन थी। उसने भव्य आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की ओर देखा और उसकी काली आंखों में एक निर्दयता की चमक उभर आई। अचानक उसने अपना हाथ कसकर बंद कर लिया। विस्फोट! उसके मुंह से निकले इस धीमे शब्द ने युद्ध भूमि को जैसे थाम लिया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके चारों ओर लिपटी 5 रंगों की धार अराजक उतार चढ़ाव पैदा कर रही थी। दिव्य वस्तुओं की सतह में दरारें पड़ने के संकेत साफ दिख रहे थे। ये आदमी वास्तव में इन दिव्य वस्तुओं को स्वयं नष्ट करने की योजना बना रहा है। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की अभिव्यक्ति पल भर में बदल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शोटू इतना दृढ़ और निर्णायक कदम उठाएगा।
आखिरकार ये दिव्य वस्तुएं असाधारण थी। यदि इनका इतना बड़ा समूह एक साथ आत्मविनाश करता है तो इसका प्रभाव और नुकसान अभूतपूर्व होगा। ये विचार आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के दिल में बिजली की तरह कौंध गया। हालांकि वो एक शक्तिशाली क्षेत्र का अधिपति था और शोटू के कौशल ने उसे क्षण भर के लिए विचलित जरूर किया था, लेकिन वो जल्दी से ठीक हो गया। उसका शरीर अचानक सूज गया और उसकी त्वचा की सतह पर घनी पैक वाली तराजू उगाई, जो उसकी बढ़ती ताकत को दर्शा रही थी। धमाका! 5 रंग की धार पूरी तरह से फट गई और उसी समय आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने तेजी से अपने बचाव को सक्रिय कर दिया। एक 5 रंग का खंभा बादलों की ओर बढ़ा और उसके बाद एक जबरदस्त ध्वनि आई, जिसने धरती को हिला दिया और आकाश में बादल बिखेर दिए। 5 रंग के प्रकाश स्तंभ को देखकर हर कोई चकित रह गया। उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। विस्फोट से उठने वाली भयानक विनाशकारी शक्ति का एहसास सभी को हुआ। ये इतनी ताकतवर थी कि एक चरम के महारथी महाप्राण को भी बर्बाद कर सकती थी। ये बदमाश वास्तव में निर्दयी है। हालांकि अगर ऐसा है भी, तो भी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को हराना मुश्किल होगा। कुछ योद्धाओं ने चुपचाप कहा। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि शोटू ने पहले कई दिव्य वस्तुओं को आत्मविनाश करने के लिए इस्तेमाल किया था। ये वास्तव में साहसिक और बेहद खतरनाक कदम था। सभी की नजरें उस पर पड़ी जब 5 रंगों का विशाल प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे फीका पड़ गया। इसके भीतर से एक आकृति उभरी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव का शरीर मोटे रक्त लाल तराजू से ढका हुआ था और इन तराजू पर गहरी दरारें मौजूद थी। यह स्पष्ट था कि यह क्षति शोटू के पहले के क्रूर हमले से हुई थी। आखिरकार प्रकाश गायब हो गया और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने अपना सिर झुकाया और कहा, क्या अप्रिय साथी है। अपने शरीर की दयनीय स्थिति को देखा। उसकी आंखों में राक्षसी हत्या की इच्छा उमड़ रही थी। हालांकि उसकी चोटें भयानक नहीं थी, लेकिन ये उसे क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थी। एक छोटा सा प्रारंभिक महारथी महाप्राण वाला बच्चा, उसने उसे ऐसी दयनीय स्थिति में डाल दिया था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने गहरी सांस ली और अपना सिर उठाया। उसकी काली और दुर्भावनापूर्ण आंखों ने दूर खड़े शोटू को घूरा। 6 रक्त पंख धीरे धीरे खुलने लगे और उसकी पीठ पर रक्त की रोशनी जमा हो गई। रक्त पंखों पर घूमती हुई जीवन मृत्यु की क्यूई साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही रक्त पंखों की उपस्थिति बढ़ी, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के चारों ओर की लहरें और भी भयानक हो गई। अगले ही पल उसकी पीठ पर रक्त पंख अचानक फड़फड़ाने लगे और हर कोई केवल हवा के टूटने की आवाज सुन सकता था। शोटू की पुतलियां सिकुड़ गई। उसकी पीठ पर ड्रैगन पंख तुरंत फैल गए और उसका शरीर हिल गया। एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। एक रक्तलाल ड्रैगन मुट्ठी जो तराजू से ढकी हुई थी, अजीब तरह से अंतरिक्ष को चीरते हुए टूट गई। मुट्ठी ने प्रतिबिंब को नष्ट कर दिया। रक्तलाल प्रकाश फिर से चमक उठा और एक और रक्तलाल ड्रैगन मुट्ठी तेजी से शोटू के सामने की जगह में घुस गई। शोटू ने अपनी भुजाएं पार कर ली और हरे ड्रैगन के तराजू तेजी से उनके चारों ओर लिपट गए। रक्तलाल ड्रैगन मुट्ठी शोटू की भुजाओं पर टूट पड़ी और भयावह शक्ति बाहर निकल आई। शोटू का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और उसके ठीक पीछे एक पहाड़ टूट गया। शोटू ने अपने शरीर को स्थिर किया। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला होने लगा और उसके मुंह के कोने पर खून का एक निशान भी दिखाई दे रहा था। यह स्पष्ट था कि आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने अपनी पूरी शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। शोटू के लिए इस स्तर के योद्धा का सामना करना वास्तव में बेहद परेशानी भरा था। उसने अपने मुंह के कोने पर खून पोंछा और निंजा तथा
बानर दैत्य जनाव के युद्ध के मैदान पर नजर डाली। निंजा धीरे धीरे एक नुकसानदेह स्थिति में गिर रहा था। उसके आक्रमण और बचाव को बानर दैत्य जनाव द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा था। समय के साथ शक्ति में भारी अंतर धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने ठंडी हंसी हंसी, छोटे साथी, तुम्हारा शरीर काफी मजबूत है, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि तुम कितनी बार सहन कर सकते हो। उसकी आंखों में हत्या का इरादा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था कि आज वह इस लड़ाई को यही खत्म देगा। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव शोटू को किसी भी हाल में खत्म करना चाहता था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की आवाज फीकी पड़ गई और उसका शरीर एक बार फिर अजीब तरह से गायब हो गया। यह स्पष्ट था कि वो शोटू को ठीक होने का कोई समय नहीं देना चाहता था। यह देखकर शोटू की आंखें गंभीर हो गई और उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें झपकाई। इस बार उसने चकमा देने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव से धीमा था, जिसने अपने खून के पंख निकालकर आक्रमण की तैयारी कर ली थी। शोटू के पीछे की जगह अचानक फट गई और लाल रोशनी निकली। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की दुष्ट हंसी उसके कानों में गूंज उठी। जीवन मृत्यु की शक्ति में लिपटी हुई एक ड्रैगन मुट्ठी ने बेरमी से शोटू की पीठ पर घातक स्थान पर प्रहार किया और एक लहर उठी जो लगभग आकाश को चीरने में सक्षम थी। ये साफ था कि आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने घातक प्रहार करने की योजना बनाई थी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के मुक्के के कारण शोटू के आसपास की भूमि ढह गई। शोटू तुरंत पलट गया, लेकिन उसे देखकर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव हैरान रह गया। शोटू के चेहरे पर युवा होने के बावजूद थोड़ी घबराहट और निराशा झलक रही थी, जबकि उसकी काली आंखों में पागलपन की एक नई चमक फैल रही थी। आसमानी ड्रैगन जनाव ने चिल्लाते हुए कहा, मर जाओ। उसकी मुट्ठी की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। अगर यह मुक्का लगा तो शोटू निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे उसका भौतिक शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। शोटू की काली आंखें बेतहाशा चमक उठीं। उसने देखा कि ड्रैगन दैत्य जनाव का हमला काफी क्रूर है। शोटू ने अपने हाथों को जल्दी से घुमाया। काली रोशनी और बिजली की चमक उसकी उंगलियों पर एक साथ संघनित हो गई और दो प्राचीन प्रतीक रोशनी के भीतर तैरते हुए प्रतीत हुए। अगले ही पल उसके हाथ में रहस्यमय दिव्य महल प्रकट हुआ। उसमें 5 रंग की रोशनी बार की तरह फट गई और सीधे आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के मुक्के से टकराई। रहस्यमय दिव्य महल और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की मुट्ठी ने बेरमी से टक्कर ली। उस पल में किसी भी प्रकार का शोर नहीं था। हर कोई केवल देख सकता था कि उनके आसपास की जमीन चौंकाने वाली गति से ढह गई और उनके पैरों के नीचे 1,00,000 फीट गहरी दरार फैल गई, जैसे एक विशाल खाई बन गई हो। शोटू की बाह से अचानक ताजा खून बहने लगा और हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। उसका शरीर उस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से पीछे की ओर हटा। हालांकि शोटू का दूसरा हाथ अचानक उसकी आस्तीन से बाहर निकला, ठीक उसी समय जब उसका शरीर हवा में उड़ने वाला था। एक अगोचर काली बिजली की किरण अचानक उसकी उंगलियों के बीच से निकली। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की आंखें चौड़ी हो गई जब काली बिजली की किरण निकली और उसके दिल में एक अवर्णनीय खतरे की भावना उमड़ने लगी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव कोई साधारण योद्धा नहीं था। इस क्षण में भी वो उस क्षणिक उद्घाटन को समझने में सक्षम था। उसका मूल रूप से मजबूत और शक्तिशाली शरीर कुछ हद तक सिकुड़ गया।
परिणाम स्वरूप वो काली बिजली जो उसके हृदय के घातक स्थान पर लक्षित थी, थोड़ा खिसक गई और उसके कंधे पर जा लगी। कठोर रक्तलाल तराजू ने थोड़ी भी बाधा उत्पन्न नहीं की और काली बिजली आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के कंधे में घुस गई। गर्म खून बाहर निकल आया और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव का शरीर अंत में उड़ गया। वो एक पहाड़ की दीवार से टकराया, जिससे पूरी पहाड़ की दीवार धूल में मिल गई। छोटू का शरीर भी जमीन पर गिर गया। उसका हाथ खून से लथपथ था, जिससे वो कुछ हद तक दयनीय दिख रहा था। हालांकि इस समय किसी ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति चौंक गए जब उन्होंने दूर से आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को देखा, जो अपना कंधा पकड़ते हुए खड़ा था, जबकि उसका आधा शरीर खून से लथपथ था। उन सभी की खोपड़ी उस पल सुन्न हो गई। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि छोटू न केवल आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के घातक प्रहार से बचने में सफल रहा था, बल्कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमला भी किया था, जिससे आसमानी ड्रैगन भी घायल हो गया था। ये अफसोस की बात है। छोटू ने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी डर के भाव थे। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया, मन ही मन सोचा। छोटू जानता था कि उसका पिछला हमला कितना खतरनाक था। उसे उम्मीद नहीं थी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव खुद को उस हमले से खुद को बचाने में सफल हो जाएगा। वो वास्तव में इंद्रजीत स्तर का योद्धा होने के योग्य था। वह जानता था कि आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के सतर्क चरित्र को देखते हुए अब उसे दूसरा मौका मिलना बहुत मुश्किल होगा। तभी निंजा ने छोटू की हालत देखकर चिंतित स्वर में कहा, बड़े भाई, क्या आप ठीक है? निंजा ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और छोटू की खूनी बाह को चिंता से देखा। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति भी बहुत भयानक थी। उसके शरीर पर कई खूनी घाव थे, जो पहले हुए अपेक्षाकृत तीव्र खूनी युद्ध का सबूत थे। मैं ठीक हूं। छोटू ने अपना हाथ हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन पहले आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के क्रूर और निर्दयी हमले को रहस्यमय दिव्य महल ने रोक दिया था। वो आदमी बहुत मजबूत है। मेरा वर्तमान स्वभाव उसे हरा नहीं सकता। निंजा ने शर्मिंदगी भरी आवाज में कहा। उसने पहले बानर दैत्य जनाव से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि निंजा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। महारथी महाप्राण और इंद्रजीत रैंक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ये कुछ ऐसा था जिसे निंजा पूरा नहीं कर सकता था। छोटू मुस्कुराया और उसने निंजा की ओर देखकर कहा, तुम पहले से ही बहुत मजबूत हो कि तुमने इंद्रजीत रैंक के योद्धा को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? निंजा ने पूछा। छोटू ने आसमानी विनाशक लाश पर नजर डाली, जो अभी भी भूतिया गिद्ध दैत्य जनाव को रोके हुए था। हालांकि ये अपने काम में सफल रहा था, लेकिन आसमानी विनाशक लाश भूतिया गिद्ध को हराने में स्पष्ट रूप से असमर्थ था। ये थोड़ा परेशानी भरा है। शायद हमें ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। छोटू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने आखिरकार 3 इंद्रजीत रैंक योद्धाओं की ताकत को कम करके आका था। अगर आसमानी ड्रैगन दैत्य अकेला होता, तो वो निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करता कि बाद वाला उसे एक ही वार में मारने की कोशिश में बुरी तरह से खत्म हो जाए। दुर्भाग्य से 3 इंद्रजीत रैंक योद्धाओं ने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया था। छोटू ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूं, तो वे हमें रोक नहीं पाएंगे। हालांकि हमें अस्थायी रूप से गहरी बिजली पहाड़ी को छोड़ना होगा।
शोटू ने नरम आवाज में कहा। उसे कुछ हद तक पछतावा हुआ। गहरी बिजली पहाड़ी काफी अच्छा गुट था। अगर इसे ठीक से तैयार किया जाए तो ये भविष्य में पूर्वी क्षेत्र में लौटने पर उनके लिए एक बड़ा सहारा भी बन सकता है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे संभवतः इस गुट को बरकरार नहीं रख पाएंगे। इस पर निंजा ने शोटू की ओर देखकर कहा, जब तक बड़ा भाई ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें गहरी बिजली पहाड़ी को छोड़ना पड़े। निंजा बेफिक्र था। उसकी नजर में गहरी बिजली पहाड़ी सिर्फ एक औजार था। शोटू जो चाहे कर सकता था और निंजा को इस पर जरा भी आपत्ति नहीं होगी। बानर दैत्य जनाब ने निंजा की ओर देखा और कहा, ज्वाला सेनापति, आप बहुत अच्छे हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे सिर्फ महारथी महाप्राण की ताकत के साथ मुझे इस हद तक धकेला है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस जगरा को खत्म करने में सक्षम थे। आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बानर दैत्य जनाब ने एक काली धातु की छड़ ले रखी थी। उसके शरीर पर लगे सुनहरे कवच पर हथौड़े के गहरे निशान थे। जाहिर है, निंजा के पहले के हमलों ने उसे काफी परेशान किया था। इसलिए बानर दैत्य जनाब निंजा को गंभीरता से देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि अगर निंजा थोड़ा और मजबूत होता, भले ही वो इंद्रजीत रैंक से थोड़ा ही पीछे होता, तो आज की लड़ाई का परिणाम निश्चित करना मुश्किल हो सकता था। निंजा ने अपने हाथ में 9 कड़ाही दिव्य हथौड़े को मजबूती से पकड़ा और बानर दैत्य जनाब को घूरते हुए उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। उसका विशाल शरीर अपने पीछे शोटू की रक्षा कर रहा था, जैसे वो किसी भी खतरे को हर हाल में रोकने के लिए तैयार हो। तभी दूर से एक दयनीय आकृति तेजी से उड़ती हुई आई। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का चेहरा भी इस समय मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक डरावनी क्रूरता थी। वो कभी नहीं सोच सकता था कि शोटू उसे इतनी दयनीय स्थिति में डाल देगा, और वो गंभीर रूप से घायल होने से बस एक कदम दूर था। उसके लिए ये निस्संदेह एक अपमान था। ये विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि ये इतने सारे लोगों के सामने हुआ था। बानर दैत्य जनाब की पलकें अनजाने में फड़क उठीं जब उसने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की गंभीर चोटों को देखा। दोनों की ताकत समान थी, और यहां तक कि उसे भी इस स्थिति में ऐसी चोटों का सामना करना इतना आसान नहीं लगता। अप्रत्याशित रूप से उनके सामने खड़े ये दोनों योद्धा वास्तव में असाधारण थे। शोटू की आंखें पूरी तरह से उदासीन थी, क्योंकि वो आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के क्रूर चेहरे को देख रहा था। उसकी हथेली में एक शक्तिशाली प्रकाश सरणी इकट्ठी हो रही थी। आज की लड़ाई में उनके लिए विरोधियों को हराना सच में बहुत मुश्किल था। हालांकि अगर शोटू वहां से भागना चाहता तो 3 महान दानव कमांडर उसे रोकने में असमर्थ रहते। आसमानी ड्रैगन चिल्लाते हुए बोला, बच्चे, अगर मैं आज तुम्हें हजारों टुकड़ों में नहीं फाड़ डाला तो मैं खूनी ड्रैगन बस्ती का प्रमुख बनने के काबिल नहीं कहलाऊंगा। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की उग्र दहाड़ ने राक्षसी जीवन मृत्यु क्यू को उसके पीछे इकट्ठा कर दिया। वो एक अतुलनीय रूप से विशाल 6 पंखों वाले उड़ने वाले ड्रैगन में बदल गया, जिसकी आभा धरती को हिला देने वाली थी। हर कोई महसूस कर सकता था कि अब ये आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब पूरी तरह से पागल हो चुका था। शोटू की आंखें ठंडी थी, क्योंकि वो आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को घूर रहा था। उसने निंजा के कंधे पर हाथ रखा और वह दोनों वहां से किसी भी समय जाने के लिए तैयार हो चुके थे। शोटू ने निंजा की ओर देखकर उदास स्वर में कहा, चलो चलते हैं। हालांकि
छोटू की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके मुंह से एक धीमी चीख निकली। अगले ही पल एक जानी पहचानी आवाज, जिसने छोटू जैसे किसी व्यक्ति की भी धड़कन बढ़ा दी, अचानक पर्वत श्रृंखला पर गूंज उठी और उसने कहा, बद्धे मिलावटी पक्षी, क्या तुम सच में अभी भी मानते हो कि ध्रुव शौर्य के भाइयों को चोट पहुंचाने के बाद भी तुम एक गुट के प्रमुख बने रह सकते हो? क्या तुम सपना देख रहे हो? पूरा आसमान बैंगनी काले रंग की रोशनी से भर गया था। इस बीच चार आकृतियां हवा में मंडरा रही थी। सामने खड़ा एक लंबा और दुबला पतला युवक था। उसका सुंदर शैतान जैसा चेहरा दूर से आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के समूह को देखते हुए एक शानदार मुस्कान लिए हुए था। कितना बदसूरत पक्षी है! दिव्य वस्तु पर्वत श्रृंखला चुप थी। अनगिनत योद्धाओं के मुंह के कोने अनायास ही फड़क उठे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई ऐसा होगा जो आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को उसके सामने इस तरह से संबोधित करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली इंद्रजीत चरण का योद्धा था, बल्कि वो एक 6 पंखों वाला उड़ने वाला ड्रैगन भी था और उसके शरीर में असली ड्रैगन प्रजाति के खून का एक निशान बहता था। हालांकि उसकी तुलना उन उच्च रैंकिंग वाले ड्रैगन जनजाति के सदस्यों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये एक ऐसा तथ्य था जिस पर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को गर्व था। आखिरकार राक्षसी जानवर की दुनिया में ड्रैगन जनजाति की ताकत पर किसी को संदेह नहीं था। इसलिए ड्रैगन जनजाति के रक्त से थोड़ा सा भी संबंध होने पर भी अन्य लोग थोड़े उससे सावधान हो जाते हैं। फिर भी जिस पहचान पर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को इतना गर्व था, उसे तथाकथित एक पक्षी के रूप में वर्णित किया जा रहा था। इसलिए आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को देखे बिना भी हर कोई पहले से ही कल्पना कर सकता था कि वह ये शब्द कर कितना क्रोधित होगा। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव गुस्से में दहाड़ते हुए, तुमने क्या कहा? यह वैसा ही था जैसा सभी ने उम्मीद की थी। दूर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब एक सुंदर युवक की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो राजसी हत्या का इरादा बढ़ा पाता, उसने खतरनाक लहर का संकेत महसूस किया और तुरंत खुद पर काबू पा लिया। अगर उस लहर को नहीं महसूस किया होता तो वो पहले ही नियंत्रण खो चुका होता और उस सुंदर युवक को धूल में बदलने के इरादे से हमला कर चुका होता। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के बगल में खड़ा बानर दैत्य जनाव भी गंभीरता से चारों आकृतियों को देख रहा था। उसकी आंखों में चुपके से एक ठंडक सी थी। उसने धीरे धीरे अपनी काली धातु की छड़ पर अपनी पकड़ मजबूत की, क्योंकि वह जानता था कि ये अवांछित मेहमान जो आज सामने आए थे कोई सहयोगी नहीं थे। सुंदर युवक ने गुस्से में आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव को घूरते हुए शानदार ढंग से मुस्कुराया। उसकी बैंगनी सुनहरी आंखों के भीतर से एक ऐसी हिंसा निकली जो किसी की हड्डियों को कांपने पर मजबूर कर दे। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव, तुमने पहले कहा क्या था कि तुम उसे 10,000 टुकड़ों में चीरने जा रहे हो? सुंदर युवक ने नीचे छोटू की जोड़ी की ओर इशारा किया। अनगिनत लोगों की आंखें सिकुड़ गई। तभी उन्हें एहसास हुआ, ये 4 लोग वास्तव में गहरी बिजली पहाड़ी के समर्थक थे। बानर दैत्य जनाव ने सवाल उठाया। उसकी आवाज में हैरानी थी। तो वे समर्थक है? इस बदमाश की पृष्ठभूमि क्या है? बानर दैत्य जनाव का चेहरा थोड़ी देर के लिए चौंका हुआ था। उसने छोटू की ओर देखा और उसकी आंखों में संदेह और उलझन स्पष्ट थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि छोटू असल में इन शक्तिशाली योद्धाओं से कैसे परिचित हो सकता है।
तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो? मुझे डर है कि तुम योग्य नहीं हो। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने अपनी गहरी और ठंडी आवाज में कहा, जो पूरी तरह से अपमान से भरी हुई थी। योग्य? सुंदर युवक के होठों पर एक कठोर उपहास था, जो उनकी आंखों में खौफनाक चमक को दिखा रहा था। अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बैंगनी काली रोशनी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उसकी पीठ से 10,000 फीट लंबे बैंगनी सुनहरे चमगादड़ के पंख अचानक फैल गए। जैसे ही ये पंख दिखे, एक असामान्य रूप से भयानक दबाव ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जैसे ये जगह ही तंग और भंकर हो गई हो। और जोर से आसमानी ड्रैगन जनाब को मुक्का मारा। इस अचानक हुए प्रहार से ड्रैगन को संभलने का मौका भी नहीं मिला और दूर जाकर गिरा। ये दबाव बानर दैत्य जनाब की आंखों में एक डर और आक्रोश का मिश्रण था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति कुछ अलग ही थी। इस पर्वत श्रृंखला में अनगिनत योद्धाओं के हाव भाव में इस दबाव के फैलने के साथ ही एक अप्रत्याशित बदलाव आया। चारों ओर चौंकाने वाली आवाजें लहर की तरह फैल गई और हर कोई हैरान था। मार्क्सियन जनजाति से कई योद्धाओं की आंखों में गहरा डर समाया हुआ था जब वे आकाश में उस सुंदर युवक को देख रहे थे। ये किसी के लिए भी कल्पना से परे था कि ये व्यक्ति 4 अधीपती जनजातियों में से एक मार्क्सियन जनजाति से संबंधित होगा। ये जनजाति पूरी राक्षसी जानवरों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली और भयावह जनजातियों में से एक मानी जाती थी, और इसकी पहचान ही काफी खौफनाक थी। इस समय पूरी पर्वत श्रृंखला उस भयानक दबाव से कांप रही थी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से बदसूरत हो गई और उसकी आंखों में गहरा सदमा था। अरे वाह, आखिर वो छोटू कौन है? उसके लिए मार्क्सियन जनजाति के सदस्यों से परिचित होना कैसे संभव है? आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के दिल से एक भयंकर दहाड़ निकल पड़ी। उसकी स्थिति पर नियंत्रण खोने का एहसास उसे घुटन में डाल रहा था। यह महसूस हो रहा था कि वह जितना सोचता था, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब थे। वो वास्तव में एक मार्क्सियन जनजाति का सदस्य है। बानर दैत्य जनाब की सामान्यत गंभीर अभिव्यक्ति अब और भी तनावपूर्ण हो गई। उसका हाथ, जो उसकी धातु की छड़ पर था, अनायास कांप उठा। यह साफ था कि वो जानता था कि मार्क्सियन जनजाति कितनी खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकती है, और इस स्थिति में उसे अपनी पूरी ताकत से काम लेना होगा। मार्क्सियन जनजाति का दबंग व्यवहार और घमंड पूरे दैत्य जानवरों की दुनिया में मशहूर था। ये जनजाति इतनी ताकतवर थी कि दैत्य जानवरों की दुनिया की अन्य 3 अधीपती जनजातियां भी इससे निपटने में सिरदर्द महसूस करती थी। बाकी जनजातियां भले ही शक्ति में बराबरी की हो, लेकिन वे अभी भी कुछ हद तक उचित और सम्मानजनक थी। वे वरिष्ठता की अवधारणा को मानते हुए संघर्ष करते थे, मगर मार्क्सियन जनजाति ने इन सारी परंपराओं को पूरी तरह से नकार दिया था। अगर उनके बच्चों को किसी ने पीटा, तो कोई बड़ा व्यक्ति सामने आता, और यदि उस बड़े व्यक्ति को भी पीटा जाता, तो उससे भी बड़ा कोई और सामने आता। ये लड़ाई तब तक चलती रहती जब तक कि आपको एहसास न हो कि मार्क्सियन जनजाति का हर योद्धा आपके पीछे लग चुका है। बस ये सोचकर ही एक सिहरन महसूस होती है। क्या ध्रुव शौर्य अब योग्य है? सुंदर युवक ने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की ओर देखा, और उसकी आंखों में एक चंचल हंसी थी, लेकिन शब्द धीरे धीरे निकलते गए, मानो वो किसी की कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हों। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें उदास हो गई और उसकी मुट्ठियां कस गई।
शोटू और निंजा की मार्क्सियन जनजाति से पहचान ने उसे डराया था, लेकिन वो अब भी एक शक्तिशाली इंद्रजीत रैंक का योद्धा था और अपने दिल में गर्व महसूस करता था। उसने गहरी आवाज में कहा, दोस्त, इस लड़के ने हमारे जानवर युद्ध क्षेत्र से दिव्य वस्तु खजाना छीन लिया है। यदि तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो इसे सौंपे तो हम उसे और परेशान नहीं करेंगे। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब वास्तव में साजिश कर रहा था। वो जानता था कि मार्क्स के लोगों से निपटना मुश्किल होने वाला था। इसलिए उसने दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के प्रयास में अपने शब्दों से पूरे जानवर युद्ध क्षेत्र को इस मामले में घसीटा। सुंदर युवक मुस्कुराया। उसने कहा, कुछ ऐसा लिया जो तुम्हारा है। कुछ ही देर बाद ये मुस्कान ठंडी हो गई। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। धिक्कार है। लीडर ने अभी ने ये तय नहीं किया है कि वे आज तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे या नहीं। फिर भी तुम वास्तव में मुसीबत मोल लेने की सोच रहे हो। क्या तुम इतनी पिटाई से मूर्ख बन गए हो? कई लोग सीधे तौर पर दंग रह गए क्योंकि उनके माथे पर लगातार ठंडा पसीना आ रहा था। उन्होंने आखिरकार देखा कि मार्क्सियन जनजाति कितनी दबंग थी। तुम, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव का गुस्सा साफ दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना साहसी होगा, खासकर तब जब वो पहले ही एक कदम पीछे हट चुका था। यह स्पष्ट था कि सामने वाला हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और उसकी प्रतिबद्धता कुछ और ही थी। क्या आपको सच में लगता है कि हमारे जानवर युद्ध क्षेत्र के 3 महान दानव कमांडरों को इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है? आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव ने गहरी, गुस्से से भरी आवाज में दहाड़ लगाई। इस वक्त उसका संसार मंच आभा पूरी तरह से बाहर आ गई थी और उसकी शक्ति चारों ओर फैलने लगी। भूतिया गिद्ध दैत्य जनाव भी दूर से दौड़ते हुए आया। हालांकि मार्क्सियन जनजाति का नाम अपने आप में डरावना था, लेकिन दिव्य खजाने का प्रलोभन इतना बड़ा था कि उनके लिए इसे छोड़ना और हार मानना असंभव था। 3 महान दैत्य जनावों की आंखों में चमक आ गई। इन 3 इंद्रजीत योद्धाओं की आभाओं ने पूरे स्थान की शक्ति को कुछ हद तक असंतुलित कर दिया था। उनका दबाव इतना अधिक था कि ये असंभव सा लग रहा था कि कोई उन पर विजय प्राप्त कर सके। सुंदर युवक के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने कहा, ओह, क्यों? क्या आप मेरे मार्क्सियन जनजाति के साथ खेलने की योजना बना रहे हैं? उसकी आंखों में अचानक एक भयावह ठंडक भर गई। उसकी हर बात में एक असामान्य गहराई थी, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। हाँ, मैंने जानवर युद्ध क्षेत्र के 3 महान दानव कमांडरों के बारे में थोड़ा सुना है। आज मैं वास्तव में ये देखना चाहूंगा कि क्या आप लोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करते हैं। सुंदर युवक के पीछे खड़े 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष मंद मंद मुस्कुराए। उनके चेहरों पर एक ऐसी आभा थी जो उन 3 राजसी और क्रूर योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होती थी। 3 की आभा उनके आसपास के वातावरण को एक पल में बदल देती है। जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़े, उनकी ताकत और प्रभाव स्पष्ट रूप से आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव और उसकी तिकड़ी से कहीं ज्यादा थी। इंद्रजीत योद्धा, अनगिनत योद्धाओं की पीठ पर ठंडे पसीने की धाराएं बह रही थी और उनकी आंखों में भय और सदमे का स्पष्ट मिश्रण था। ये अविश्वसनीय दृश्य उनके सामने था। दिव्य दानव मार्क्सियन जनजाति के सदस्य, 4 संसार मंच योद्धाओं का एक साथ प्रकट होना पूरे जानवर युद्ध क्षेत्र पर एक अजेय छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त था।
आकाश में 7 विशाल और शक्तिशाली आभाएं आपस में टकराईं। इन अदृश्य ऊर्जा तरंगों ने हवा को विकृत कर दिया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रह्मांड स्वयं उनकी शक्ति के आगे झुकने पर विवश था। हर कोई साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि इस विनाशकारी आभाओं के टकराव के बीच, जहां मार्क्सियन जनजाति के 4 योद्धा अपने चरम पर थे, मूल रूप से प्रभावशाली और अभेद्य माने जाने वाले आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव और उनकी तिकड़ी स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गए थे। उनकी शक्तिशाली आभा, जो पहले तक सभी को दबाने के लिए काफी थी, अब भारी दबाव में दम तोड़ती दिख रही थी। पूरा क्षेत्र इस टकराव की तीव्रता से कांप रहा था। यहां खड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एहसास भयावह था कि शक्ति का असली अर्थ क्या होता है। मार्क्सियन जनजाति उच्च श्रेणी के ड्रैगन जनजाति के बराबर के प्राणी थे। अपने वंश की ताकत के आधार पर आसमानी ड्रैगन दैत्य तिकड़ी स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। भले ही वे एक ही स्तर के थे, यह स्पष्ट था कि मार्क्सियन जनजाति के इंद्रजीत के सदस्य उनसे अधिक शक्तिशाली थे। आसमानी ड्रैगन तिकड़ी की दुविधा। आसमानी ड्रैगन दैत्य तिकड़ी के चेहरे बेहद तनावग्रस्त और बदसूरत हो गए थे। वे सामने खड़े मार्क्सियन जनजाति के योद्धाओं से निकलने वाले भारी दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। ये दबाव किसी भी संभावित टक्कर में उनकी हार का स्पष्ट संकेत दे रहा था। उनके मन में केवल ये बात स्पष्ट थी, वे आमने सामने की लड़ाई में इस समूह का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा शोटू और निंजा, जो अभी भी अपने स्थान पर खड़े थे, उनकी ओर बेहद खतरनाक और बुरी नीयत से देख रहे थे। हालांकि शोटू और निंजा के पास संसार चरण के योद्धा की ताकत नहीं थी, फिर भी उनके अप्रत्याशित और घातक हमले, जैसे कि शोटू ने पहले किए थे, आसमानी ड्रैगन दैत्य को अब भी भयभीत कर रहे थे। स्वर्ग ड्रैगन बानर दैत्य जनाव ने चिंतित भाव से अपने साथी की ओर देखा। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक नकली हंसी के साथ धीरे से कहा, शायद आज हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम असफल हो गए। हालांकि शोटू और निंजा ने अपनी उल्लेखनीय लड़ाई क्षमता का प्रदर्शन किया था, फिर भी वे गोल्डन एक दानव कमांडर तिकड़ी के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। लेकिन अब जब मार्क्सियन जनजाति ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया था, तब उनकी स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। मार्क्सियन जनजाति की शक्ति और प्रभाव का ख्याल आते ही बानर दैत्य जनाव के आत्मविश्वास में कमी साफ झलकने लगी। उनकी जबरदस्त ताकत के बावजूद इस प्रबल जनजाति को नाराज करने का विचार मात्र उनके दिल को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो बदमाश, उसके पीछे इतनी ताकतवर पृष्ठभूमि छुपी है। भूतिया गिद्ध दैत्य जनाव ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में असमंजस और अचंभा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शोटू ऐसे अजेय योद्धाओं से परिचित होगा। यह परिदृश्य अब स्पष्ट कर रहा था कि शक्ति के संतुलन ने एक तरफ पूरी तरह झुकाव कर लिया है। जानवर युद्ध क्षेत्र की आभा के दबाव में मार्क्सियन जनजाति का भय पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। यह सुनकर आसमानी दैत्य जनाब ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखें असंतोष और क्रोध से भरी हुई थी। आसमान में टकराती हुई आभाओं से उत्पन्न तनाव ने मौन को गहरा कर दिया। कई योद्धा, जो इस दृश्य के गवाह बने, चुपचाप आहें भरने लगे। ये दृश्य वास्तव में मार्क्सियन जनजाति की ताकत और दबंगई को प्रमाणित करता था। मार्क्सियन जनजाति का दबदबा और चौंकाने वाली सच्चाई। ज्वाला सेनापति, क्या वह आपका दोस्त है? गहरी बिजली पहाड़ी के योद्धा,
जो पहले इस संघर्ष में भाग लेने से कतराते थे, अब हिम्मत जुटाकर शोटू और निंजा के पास आ गए। वे उस सुंदर युवक को देख रहे थे जिसने जानवर युद्ध क्षेत्र के 3 महान दानव कमांडरों को पूरी तरह से दबा दिया था। उनके चेहरों पर हैरानी और आंखों में स्पष्ट सदमा झलक रहा था। उन्हें कभी नहीं पता था कि शोटू और निंजा की जोड़ी का संबंध इतनी ऊंची और प्रभावशाली पृष्ठभूमि से होगा। वो मेरा दूसरा भाई है, निंजा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनते ही चेतन और अन्य योद्धाओं ने अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में सदमे का तूफान मच गया था। कुछ ही क्षणों में उनके चेहरों पर अचानक एक नई समझ की झलक आई। अतीत में उन्होंने हमेशा निंजा को शोटू को बड़े भाई के रूप में संबोधित करते सुना था, लेकिन अब ये पता चला कि ये सुंदर युवक जो दिव्य दानव मार्क्सियन जनजाति के उच्चतम ओहदे पर था, निंजा का दूसरा भाई था। इसका अर्थ स्पष्ट था। शोटू इन तीनों भाइयों का नेता था। आखिरी चेतावनी, बड़े संकर पक्षी, ये मामला यहां खत्म नहीं हुआ है। सुंदर युवक ने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव के गुस्से और असहाय भाव को घूरते हुए आसमान में एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाव उसकी इस अवमानना पर दांत भींचता रहा, लेकिन वो एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। युवक ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और अपनी दृष्टि नीचे जमीन पर मौजूद 2 आकृतियों पर केंद्रित कर दी। जैसे ही उसकी आंखें उनकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे की कठोरता और क्रूरता अचानक कम हो गई। उसकी आंखों में, जो अब तक केवल भयावह शक्ति और दबाव का प्रतिबिंब थी, कोमलता और हल्की उत्तेजना की झलक दिखाई दी। ये परिवर्तन इतना दुर्लभ और अप्रत्याशित था कि उसके बगल में खड़े 3 संसार चरण के योद्धा भी इसे देखकर चौंक गए। यह स्पष्ट था कि शोटू और निंजा उसके लिए केवल सहयोगी नहीं थे, बल्कि परिवार के समान थे। इस दृश्य ने सभी को यह एहसास दिला दिया कि इस लड़ाई का समापन चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, शोटू का व्यक्तित्व और प्रभाव उनके पूर्वानुमानों से कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली था। 3 मध्यम आयु वर्ग के योद्धा जो सुंदर युवक के साथ खड़े थे, उसकी असामान्य भावनाओं को देखकर थोड़ा चौंक गए। उनके लिए यह दुर्लभ था कि वह किसी के प्रति इतनी गर्मजोशी दिखाए। सुंदर युवक का शरीर अचानक हिल गया और उसकी राक्षसी आभा शांत हो गई। पलक झपकते ही वो भूत की तरह शोटू और निंजा के सामने प्रकट हो गया। दूसरा भाई निंजा ने उस परिचित चेहरे को देखा और उसके खुरदुरे चेहरे पर अत्यधिक उत्साह उभर आया। बिल्कुल सही, महारथी महाप्राण। सुंदर युवक ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेवकूफ बाघ, ऐसा लगता है कि तुमने पिछला साल बर्बाद नहीं किया। उसकी बात सुनकर निंजा मुस्कुराया और अपने सिर को रगड़ते हुए हल्के से झिसका। उसने एक तरफ हटते हुए कहा, आइए, बड़े भाई को देखिए। उसके पीछे खड़ा पतला युवक अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। सुंदर युवक की नजरें अब शोटू पर टिकी थी। शोटू के युवा चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान न ज्यादा तीव्र थी और न दिखावे की, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो किसी के दिल को छू सकती थी। ये वही मुस्कान थी जिसे सुंदर युवक कभी नहीं भूल सकता था। उसने याद किया कि कैसे शोटू ने सबसे खतरनाक क्षणों में भी यही मुस्कान रखी थी। सुंदर युवक के दिमाग में यादें ताजा हो गई। कैसे शोटू ने दाओ संप्रदाय से अलग होकर उनके साथ मिराज दल के 3 प्रमुखों का सामना किया। कैसे उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि ये असंभव सा था।
कैसे उसने टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों के लिए समय खरीदा। युवक को याद आया कि उस समय उसे लगा था कि इस दुबले पतले युवक को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करना मुश्किल नहीं था। उसके दिल में एक कड़वाहट उठी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान ला दी। इस बार उसकी मुस्कान में क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक दुर्लभ सौम्यता थी। बड़े भाई, उसने कहा। सुंदर आदमी के मुंह से ये दो शब्द स्वतंत्र और सहज तरीके से निकलने के बाद पूरे स्थान का माहौल एक पल के लिए ठंडा और गंभीर हो गया। असंख्य योद्धा इस दृश्य को चौंक कर देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने होंठ खोले। उनकी आंखों में ऐसा सदमा था जिसे वे छिपा नहीं सकते थे। जब से वो सुंदर युवक सामने आया था, उसने जन्मजात गर्व और अहंकार प्रदर्शित किया। हालांकि उसकी दबंग हरकतें किसी को परेशान नहीं कर रही थी। इसके बजाय सभी ने इसे स्वाभाविक माना, क्योंकि वह दिव्य मार्क्सियन जनजाति से था, जो राक्षसी जानवरों की दुनिया में 4 प्रसिद्ध अधिपति जनजातियों में से एक है। हालांकि वे उस सुंदर युवक को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी वे उसके भीतर के गर्व को महसूस कर सकते थे। उसके गर्व का मतलब था कि वह दुनिया में किसी के सामने झुकने से इनकार करता था। सच में, पुनर्जन्म के चरण में प्रवेश कर चुके शीर्ष विशेषज्ञ भी इस अत्यधिक अहंकारी व्यक्ति को वश में नहीं कर सकते थे। लेकिन ये दबंग और अत्यंत अभिमानी मार्क्सियन योद्धा, जिसने हमेशा सभी को सिरदर्द दिया, अब उसी उम्र के एक युवक के सामने खड़ा था जिसकी ताकत उससे कम थी, और उसी युवक ने उसे बड़े भाई कहा। इसने तुरंत उनके दिलों में हलचल मचा दी। वे दो साधारण शब्द कठोर नहीं लगे, बल्कि इस बात को हर कोई महसूस कर सकता था कि ये शब्द उसके दिल की गहराई से निकले थे। हालांकि वे इसके पीछे के कारण को समझने में असमर्थ थे। इसलिए उन निगाहों में विभिन्न भावनाएं थी जो शोटू नामक उस दुबले पतले युवक की ओर थी। इस आदमी ने एक बार फिर उन्हें एक अलग तरह का झटका दिया था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब तिकड़ी की आंखें इस समय थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि वे आकाश में खड़े थे। बानर दैत्य जनाब और भूतिया गिद्ध के चेहरे पर गंभीरता थी। ये पहला पल था जब उन्हें लगा कि लिनडोंग पर हमला करने का उनका निर्णय गलत था। ये इसलिए था क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने एक घमंडी मार्क्सियन जनजाति सदस्य को किसी बाहरी व्यक्ति, विशेष रूप से एक इंसान को अपने बड़े भाई के रूप में संबोधित करते सुना था। वे भोले नहीं थे। संसार मंच के विशेषज्ञों के रूप में वे जानते थे कि मार्क्सियन जनजाति कितने अभिमानी होते हैं। इसलिए वे ये भी समझते थे कि उसके लिए एक बाहरी व्यक्ति को इस तरह बड़े भाई कहकर संबोधित करना कितना कठिन होगा। ये पहली बार है जब मैंने ध्रुव शौर्य को इस तरह से अभिनय करते देखा है। मध्यम आयु वर्ग का एक व्यक्ति जो मार्क्सियन जनजाति से था, इस दृश्य को देख रहा था। वो थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर हंस पड़ा। बगल में खड़े 2 इंद्रजीत रैंक के योद्धा आश्चर्यचकित थे और सिर हिलाते हुए शोटू को घूर रहे थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब था। वे जानते थे कि इस यात्रा का उद्देश्य ध्रुव शौर्य के महत्वपूर्ण दोस्तों की खोज करना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच का रिश्ता इतना गहरा होगा। एक ही जनजाति के सदस्य होने के नाते वे ध्रुव शौर्य के चरित्र से भली भांति परिचित थे। इसके अलावा मार्क्सियन जनजाति में ध्रुव शौर्य की स्थिति को देखते हुए ये संभावना थी कि वो अभी भी
उस दबंग रवैये को बनाए रखेगा जो ये जताता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, यहां तक कि जब वो जनजाति के बुजुर्गों से भी मिलते थे। अंततः वो अक्सर अपने दबंग व्यवहार से बुजुर्गों को गुस्सा दिला देता था। अगर उन्हें पता चलता कि ध्रुव शौर्य, जो सामान्यतः सभी को नीची नजर से देखता था, इस तरह व्यवहार कर रहा था, तो उनके चेहरे पर, जो कभी नहीं बदलते थे, उस पर पूरी तरह से स्तब्धता आ जाती। ध्रुव शौर्य को देखा, यही तो असली ताकत थी। केवल एक वाक्य में ही उसने दो शक्तिशाली दैत्य जनाब को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर चेतन और उसके साथी चकित रह गए। उन्होंने कहा, बहुत शानदार। तभी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने गुस्से से कहा, तुम सब, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब, डर जाऊंगा? उसकी आंखें गहरी और सख्त हो गई। ध्रुव शौर्य ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, तुम ध्रुव शौर्य के सामने चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो? चलो देखते हैं कि मुकाबले में तुम क्या कर सकते हो। उनकी बैंगनी सुनहरी आंखों में क्रूरता उभर आई। तभी ध्रुव शौर्य की पीठ से 10 फीट लंबे चमगादड़ जैसे पंख उभर आए। बैंगनी काले ऊर्जा की एक चमकदार किरण बादलों की ओर बढ़ी। भयंकर दबाव से पूरी भूमि हिल गई। अब ध्रुव शौर्य ने अपनी आधी से ज्यादा ताकत फिर से हासिल कर ली थी। बैंगनी काले प्रकाश का एक स्तंभ बादलों को चीरते हुए निकला। इसके साथ ही चारों ओर भयंकर दबाव फैल गया। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन कांप उठी हो। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें सिकुड़ गई जब उन्होंने ध्रुव शौर्य की भयंकर आभा देखी। उनका चेहरा अनायास बदल गया। भले ही वे दोनों इंद्रजीत रैंक पर थे, लेकिन उन्होंने ध्रुव शौर्य से एक बेहद खतरनाक आभास महसूस किया। भले ही आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब एक ऊंचे स्तर का योद्धा था, लेकिन वो मार्कस के सुपर योद्धा के सामने फीका पड़ रहा था। हालांकि उसे खतरा महसूस हो रहा था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब कोई साधारण योद्धा नहीं था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे पता था कि लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था। भले ही ध्रुव शौर्य मार्कस से था, उसे यकीन था कि उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकेगा। बस सही मौका देखकर भागने का अवसर मिल जाएगा, उसने सोचा। इससे उसकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें ठंडी और गहरी हो गई। कोई भी मार्कस के योद्धाओं को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि वे सुनहरे वानर दैत्य जनाब जितने सावधान नहीं थे। आखिरकार उनका खुद का भी असाधारण कद और पृष्ठभूमि थी। तभी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने लंबे समय से मार्कस के योद्धाओं की ताकत के बारे में सुना है। आज मौका मिला है तो इसे खुद देखने का समय है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी 6 रक्त पंखों से जीवन और मृत्यु की शक्तियां चारों ओर फैल गई। उसका आभा मंडल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। यह स्पष्ट था कि उसने अपनी इंद्रजीत रैंक की पूरी ताकत का उपयोग कर लिया था। ध्रुव शौर्य ने सिर उठाया। उनके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। अगले ही पल उनकी 10,000 फीट लंबी चमगादड़ जैसी पंखों ने अचानक हवा में फड़फड़ाना शुरू कर दिया। तेज हवाओं ने पूरे आसमान को हिला दिया। उनके शरीर ने पलक झपकते ही गायब होने का चमत्कार कर दिखाया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के रक्त पंख ध्रुव शौर्य के गायब होते ही फड़फड़ाने लगे। अगले ही पल ध्रुव शौर्य का शरीर हजारों फीट दूर प्रकट हुआ। उनकी पिछली जगह अचानक फट गई
और वहां से एक काले प्रकाश से भरा हुआ मुक्का उभरा। उस मुक्के से जीवन और मृत्यु की शक्ति का भयंकर प्रवाह महसूस किया जा सकता था। जैसे ही मुक्का आगे बढ़ा, हर कोई देख सकता था कि आयामों में दरारें पड़ने लगी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने तुरंत पलटकर देखा। ध्रुव शौर्य की अविश्वसनीय गति ने उसे चौंका दिया। अब बचने का कोई मौका नहीं था। उसकी आंखों में क्रूरता झलक उठी और उसके हाथ पर घनी रक्त शल्क उभर आई। उसने तुरंत एक जोरदार मुक्का सामने से आ रहे हमले पर मारा। दोनों के मुक्के जोर से टकराए और एक भयंकर ऊर्जा लहर तूफान की तरह फैल गई। चारों ओर के 1 लाख फीट के क्षेत्र की जगह बिखर कर एक निर्वात क्षेत्र में बदल गई। पिछले मुकाबले में आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने छोटू को एक ही मुक्के से दूर फेंक दिया था, जिससे उसकी इंद्रजीत रैंक की शक्ति साफ झलकती थी। लेकिन इस बार वो वही प्रभाव नहीं दिखा सका। जैसे ही जगह ढही, एक गर्व भरी ठंडी आवाज गूंजी, भाड़ में जाओ। तुरंत ही आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ की रक्त शल्क टूट गई और उनका पूरा शरीर बुरी तरह पीछे की ओर उड़ गया। कई आंखें आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब पर टिकी थी, जो केवल एक हमले के बाद ही कमजोर स्थिति में आ गया था। ये देखकर सभी की पलकें तेजी से झपकने लगी। ये स्पष्ट था कि ध्रुव शौर्य मार्कस दुनिया का योद्धा था। समान स्तर के योद्धाओं के बीच ध्रुव शौर्य से मुकाबला करना आसान नहीं था। यहां तक कि अन्य 3 दैत्य महान कबीलों के योद्धाओं को भी उनसे भिड़ने में कठिनाई होती। ध्रुव शौर्य अचानक प्रकट हुआ। उनके सुंदर चेहरे पर उपहास और तिरस्कार की झलक थी। ये छोटू के शांत चेहरे के पीछे छिपे घातक इरादे से बिल्कुल अलग था। ध्रुव शौर्य ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हमेशा अपने दबंग रवैये से नीचा दिखाने की कोशिश की। हालांकि उनके इस अहंकार के पीछे उनकी सटीकता और गंभीरता छिपी हुई थी। तभी ध्रुव शौर्य ने गरजते हुए कहा, क्या बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास? ध्रुव शौर्य ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। इस पर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का चेहरा क्रोध से हरा पड़ गया। उसने गुस्से में जवाब दिया, अभी जीत का जश्न मनाने का समय नहीं आया है। अचानक उसने आकाश में जोर से पैर पटका, जिससे नीचे की भूमि ढह गई। काले और सफेद जीवन मृत्यु ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी गगन भेदी गरज, जिसमें जंगली हिंसा भरी थी, पूरे आसमान में गूंज उठी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के गुस्से से भरे गर्जन के बाद उसके पीछे 10,000 फीट लंबे 6 पंख उभर आए। एक उड़ते हुए ड्रैगन की गर्जना ने वातावरण को कंपा दिया। उसने एक जबरदस्त मुक्का आगे बढ़ाया। वो मुक्का 10,000 फीट बड़ा था और इसके साथ ही एक तूफानी चक्रवात उत्पन्न हुआ। पूरे आकाश में तेज हवाएं चलने लगी। तभी ध्रुव शौर्य ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे जैसे कमजोर कौशल वाले को खुद को महान ड्रैगन कहने की हिम्मत कैसे होती है? ये ड्रैगन कबीले का अपमान है। उसने उस विशाल मुक्के को आते हुए देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ पर बैंगनी काले बिजली के आर्क नाच रहे थे। वो विशाल मुक्का ध्रुव शौर्य की हथेली पर जोर से टकराया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो भयानक हमला उनकी हथेली पर पहुंचते ही रुक गया। ध्रुव शौर्य के शरीर में कोई हलचल तक नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के इस शक्तिशाली हमले की सारी ताकत ध्रुव शौर्य ने पूरी तरह से सोख ली हो। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गुस्से में गरजते हुए
अपने 1 लाख फीट लंबे मुक्के को बार बार झुलाया। उसके मुक्कों की गति से आसपास की ऊर्जा हिंसक हो गई, लेकिन चाहे उसके हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, ध्रुव शौर्य हवा में स्थिर खड़ा रहा। ध्रुव शौर्य के दोनों हाथ हल्के से हिलते और उसने उन सभी हिंसक हमलों को सहजता से रोक दिया। आसमान में खड़े निंजा ने ये दृश्य देखा और प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े भैया, वाकई अद्भुत है। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया। वर्तमान में ध्रुव शौर्य की ताकत प्लूटोनियन इंद्रजीत रैंक तक पहुंच चुकी थी। हालांकि ये उनकी असली ताकत नहीं थी। वो स्पष्ट रूप से आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब से अधिक शक्तिशाली था, जो समान रैंक का था। मार्कस दुनिया की जबरदस्त शारीरिक शक्ति को देखते हुए ये साफ था कि आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब उनका मुकाबला नहीं कर सकता। छोटू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं ध्रुव भैया को उनकी ताकत के बारे में डींगे मारते सुनता था, लेकिन अब ये देखकर उनकी बातें थोड़ी विश्वसनीय लगती है। ये दृश्य छोटू के लिए बेहद भावुक करने वाला था। बहुत पहले, जब छोटू निर्वाण रैंक के योद्धाओं को अजेय मानता था, ध्रुव शौर्य केवल एक आत्मा था। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों आज यहां तक पहुंच पाएंगे। ध्रुव शौर्य ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो प्लूटो में अपनी इतनी शक्ति वापस पा सकेगा। उन दोनों के दिलों में ये बात थी कि ध्रुव शौर्य यहां तक पहुंचने के लिए भारी कीमत चुका चुका था। हर एक चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदी का सामना सावधानी और धैर्य से करते हुए उसने ये मुकाम हासिल किया। फिर भी जो कीमत उसने चुकाई, उसके बदले में उसे वो इनाम मिला जिसकी उसे तलाश थी। छोटू ने आकाश में फैल रही हिंसक ऊर्जा लहरों को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब, ध्रुव शौर्य के सामने टिक नहीं सकता। जैसे ही छोटू ने अपनी बात पूरी की, ध्रुव शौर्य ने अपनी हथेली फिर से आगे बढ़ाई। उनकी हथेली से हवा और बिजली की गर्जना हो रही थी। इसके बाद उनकी हथेली ने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की भीषण ड्रैगन मुट्ठी पर प्रहार किया, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। मुट्ठी और हथेली के टकराने के बाद ध्रुव शौर्य के सुंदर चेहरे पर अचानक एक ठंडी चमक उभरी। उन्होंने अपनी हथेली को घुमाया, जो पंजे में बदल गई। उनकी उंगलियों के सिरे पर बैंगनी काले प्रकाश की तरल जैसी चमक इकट्ठा होने लगी। तभी ध्रुव शौर्य के मुंह से एक ठंडी आवाज गूंजी, महान नश्वर तकनीक। जैसे ही उन्होंने अपनी बाजू हिलाई, एक फट की आवाज के साथ 10,000 फीट लंबी ड्रैगन मुट्ठी पल भर में टूट गई। ध्रुव शौर्य का शरीर तेजी से आगे बढ़ा और उनका पंजा ड्रैगन मुट्ठी को चीरते हुए आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की बाजू में धंस गया। उनकी पांचों उंगलियां जहरीले सांपों की तरह गहराई में समा गई। तभी हड्डी टूटने की आवाज खून की फुहार के साथ गूंजी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। ये देख सभी लोग हैरान रह गए कि ध्रुव शौर्य ने उसकी एक बाजू तोड़ दी थी। ये दृश्य देखकर कई योद्धाओं की रूहें कांप उठीं। यहां तक कि सुनहरे वानर दैत्य जनाब का चेहरा भी थोड़ा सिहर गया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब एक 6 पंखों वाला ड्रैगन था। भले ही उसकी शारीरिक शक्ति असली ड्रैगन जनजाति जितनी न हो, लेकिन उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सुनहरे वानर जैसे योद्धा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी बाजू नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन ध्रुव शौर्य के हाथों उसकी ताकत कागज की तरह कमजोर पड़ गई। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब दर्द से चीखते हुए पीछे हटा। उसके बाल बिखर गए थे और चेहरा असामान्य रूप से विकृत हो गया था। उसने क्रोध में ध्रुव शौर्य की ओर देखा और गरजते हुए बोला,
क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं रखता? ध्रुव शौर्य ने अपना हाथ उठाया। उनकी लंबी उंगलियों से खून टपक रहा था। उनके सुंदर चेहरे पर एक भयानक क्रूर आभा चमक रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई और ताकत है तो उसे अभी इस्तेमाल कर लो, वरना तुम्हारे पास मौका नहीं बचेगा। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें खून से लाल हो गई। इस बार उसने कोई हिचकिचाहट नहीं की। उसने मुंह खोला और एक सुनहरी किरण बाहर निकाली। वो किरण तेजी से बदलकर 10,000 फीट ऊंचे सुनहरे पर्वत में बदल गई। उस पर्वत पर अनगिनत प्राचीन चिन्ह चमक रहे थे और उससे एक विशाल, शक्तिशाली ऊर्जा लहर निकल रही थी। वस्तु 9 आसमान पर्वत। मार्कस के 3 मध्यम उम्र के योद्धाओं के चेहरों पर हैरानी की झलक आई। उनमें से एक बोला, अच्छा, प्राचीन दिव्य वस्तु सूची में 9वें स्थान का 9 आसमान पर्वत। ये अप्रत्याशित है कि आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के पास ये दिव्य वस्तु है। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने एक हाथ से कुछ सील बनाई। इसके बाद विशाल जीवन और मृत्यु शक्ति एक स्तंभ में बदलकर उस बड़े सुनहरे पर्वत में समा गई। इसके बाद वो पर्वत हिलने लगा और उसकी ऊंचाई 1,000 फीट तक पहुंच गई। इस विशाल परछाई ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ढक लिया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें पूरी तरह लाल थी और उनका चेहरा भयंकर लग रहा था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, 9 आसमान पर्वत, दिखा दो अपनी शक्ति। पूरी दुनिया अचानक धुंधली सी लगने लगी। उस विशाल पर्वत से 10,000 सुनहरी किरणें निकली और वे तेजी से ध्रुव शौर्य की ओर बढ़ी। जैसे ही वो पर्वत नीचे गिरा, नीचे का पर्वतीय क्षेत्र ढह गया। उसकी विनाशकारी शक्ति बेहद भयावह थी। ध्रुव शौर्य ने सिर उठाकर उस विशाल पर्वत की ओर देखा। उनके सुंदर चेहरे पर ठंडा और क्रूर भाव था। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ फैलाया। उनके शरीर से बैंगनी काले प्रकाश का एक तेज सूरज फूट पड़ा। उसी समय उनकी ठंडी और निर्मम आवाज आकाश में गूंज उठी, मार्कस की शक्तियों, निगल जाओ इसे। ध्रुव शौर्य के शरीर से चमचमाता बैंगनी काला सूर्य उभरा और पहले से ही धुंधली दुनिया और भी अंधेरी हो गई। आसमान में केवल बैंगनी काले रंग का सूरज दिखाई दे रहा था। 1,00,000 फीट ऊंचा विशाल सुनहरा पर्वत भयंकर शक्ति के साथ नीचे गिरा। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वो एक इंद्रजीत रैंक के योद्धा को भी दबा सकता था। नीचे की पहाड़ियां एक एक कर गिरने लगी और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी दरारें फैल गई। ये दृश्य किसी प्रलय के आगमन जैसा प्रतीत हो रहा था। बैंगनी काला सूर्य डरावनी गति से फैलने लगा। कुछ ही सांसों के भीतर ये सैकड़ों जारों फीट बड़ा हो गया। इसके बाद जैसे किसी तलन गड्ढे की तरह ये सूर्य चमकने लगा और उसने सभी की आंखों के सामने विशाल सुनहरे पर्वत को निगल लिया। आसमान में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। बैंगनी काले प्रकाश की लहरें उठीं और विशाल सुनहरा पर्वत अजीब तरीके से गायब हो गया। भले ही सतह पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि चमचमाते सूरज के भीतर से विनाशकारी शक्ति की लहरें निकल रही थी। हालांकि वो शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। साथ ही सूरज के भीतर झिलमिलाते सुनहरे प्रकाश के धब्बे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। इसी के साथ विशाल सुनहरे पर्वत से निकलने वाली शक्ति भी समाप्त हो रही थी। जैसे ही ये शक्ति खत्म हुई, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उनका चेहरा सफेद हो गया और उन्होंने खून की उल्टी कर दी।
इसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने 9 आसमान पर्वत पर अपना नियंत्रण खो दिया है। ये कैसे संभव है? उन्होंने हैरानी में चिल्लाया। वो ये कभी नहीं सोच सकते थे कि ध्रुव शौर्य ने उनके 9 आसमान पर्वत को निगल लिया था। ध्रुव शौर्य ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, मार्कस की ये शक्ति तो पूरी दुनिया को निगल सकती है। एक प्राचीन दिव्य वस्तु को निगलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी आंखों में ठंडक उतर आई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के सामने आ खड़े हुए। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने एक भयंकर गर्जना की। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से एक शक्तिशाली मुक्का ध्रुव शौर्य की ओर चलाया। ध्रुव शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाया और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के मुक्के को रोक लिया। उनके चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी। फिर उनकी हथेली पंजे में बदल गई। उनकी उंगलियां सबसे तेज ब्लेड की तरह थी और उन्होंने उन उंगलियों को सीधे आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के मांस में गहराई तक ढसा दिया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उनका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। खून की रोशनी उनके चारों ओर घिरने लगी और वो सीधा दसियों हजार फीट लंबे 6 पंखों वाले उड़ते ड्रैगन में बदल गए। इसके बाद उनकी भयंकर ड्रैगन गर्जना आसमान में गूंज उठी। तभी ध्रुव शौर्य ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम सोचते हो कि अपनी असली रूप में बदलकर भाग सकते हो? उनकी कदकाठी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के विशाल रूप की तुलना में चींटी जैसी लग रही थी। फिर भी उनका आभा मंडल पूरी तरह से दूसरी ओर को दबा रहा था। ध्रुव शौर्य के पंजों ने 6 पंखों वाले उड़ते ड्रैगन की सख्त चमड़ी को चीर दिया। उन्होंने खून से सने एक पंख को पकड़ लिया और जैसे कोई पहाड़ उठा रहा हो वैसे ही उन्होंने विशाल ड्रैगन को उठाया और उसे बेरमी से एक पहाड़ पर पटक दिया। पूरा पहाड़ गिर गया। इसके बाद 6 पंखों वाला उड़ता ड्रैगन बेतहाशा संघर्ष करने लगा, लेकिन ध्रुव शौर्य के हाथ लोहे के चिमटे जैसे थे। उनकी आंखों में एक भयंकर क्रूरता चमक रही थी। उन्होंने फिर से ड्रैगन को उठाया और उसे बार बार फेंकने लगे। धरती समय समय पर कांप रही थी। ध्रुव शौर्य को 6 पंखों वाले उड़ते ड्रैगन को घसीटते हुए और पहाड़ों को तोड़ते हुए देख अनगिनत योद्धा स्तब्ध थे। काफी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई है। ये खूबसूरत दिखने वाला नौजवान लड़ाई में इतना भयानक हो सकता है, ये उनकी कल्पना से परे था। आसमान से एक विशाल छाया नीचे गिरी और कई पहाड़ ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की दर्द भरी चीख हवा में गूंज उठी। ये दृश्य देखकर दूर खड़े सुनहरा वानर दैत्य जनाब और भूतिया गिद्ध दैत्य जनाब के चेहरे पर हल्की झंझनाहट आई। उन्होंने मन ही मन शुक्र मनाया कि वे समय रहते लड़ाई से पीछे हट गए, वरना आज का दिन उनके लिए भी बच निकलना मुश्किल हो सकता था। वे दिल से इस दृश्य को देखकर हिल गए। वे खुद भी युद्ध के मैदान के बड़े दैत्य जनाब थे और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की ताकत से भली भांति परिचित थे। लेकिन 9 आसमान पर्वत का उपयोग करने के बावजूद भी वो इतनी बुरी तरह हार गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की कड़वाहट से मुस्कुराए। उनमें से एक बोला, अगर ये बच भी गया तो भी इसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि आज के हालात इस कदर बदल जाएंगे। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे छोटू को उकसाने की गलती कभी नहीं करते। नीचे छोटू और बाकी लोग ये भयंकर दृश्य देख रहे थे। छोटू ने जल्दी से मुड़कर चेतन और उसके समूह के भयभीत चेहरों की ओर देखा। हल्की खांसी करते हुए उसने कहा, असल में
मेरे भैया आमतौर पर काफी दोस्ताना स्वभाव के हैं। चेतन और उसके साथियों ने जबरदस्ती हंसते हुए सिर हिलाया। वे उस हिंसक और निर्मम शख्स जो आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को पकड़कर इधर-उधर पटक रहा था, को दोस्ताना शब्द से जोड़ने की कोशिश नहीं कर पाए। लगता है लड़ाई खत्म हो गई है। छोटू ने एक अंगड़ाई ली। उसे साफ महसूस हो रहा था, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। यह स्पष्ट था कि ध्रुव शौर्य के हिंसक हमलों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। छोटू के बोलने के साथ ही आसमान में एक छाया तेजी से आई। 6 पंखों वाले उड़ते ड्रैगन का विशाल शरीर हवा में लहराया और एक पहाड़ को तोड़ते हुए नीचे गिर पड़ा। उसका आधा शरीर विशाल पत्थरों से ढका हुआ था। उबलता हुआ गर्म खून फव्वारे की तरह बह निकला और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खून की गंध फैल गई। इस दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध था। वे पत्थरों के मलबे में तड़पते 6 पंखों वाले ड्रैगन को देख रहे थे। जल्दी ही उन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए और अपने भीतर के सदमे को संभालने की कोशिश की। ध्रुव शौर्य, जो अभी तक हवा में मंडरा रहा था, धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका सुंदर चेहरा ठंडे भावों से भरा हुआ था। उसने गंभीर रूप से घायल 6 पंखों वाले ड्रैगन की ओर देखा। फिर उसने अपने हाथों को हल्के से झाड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, वे मेरे भाई हैं। तुमने उनकी ओर हाथ बढ़ाया तो तुम्हें मार भी दूं तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद उसकी ठंडी निगाहें पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद अन्य शक्तिशाली योद्धाओं पर पड़ी। उसने कहा, गहरी बिजली पहाड़ी मेरे भाइयों का इलाका है। जो कोई भी उनके खिलाफ साजिश करेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इस समय ध्रुव शौर्य की आवाज में पह जैसा घमंड नहीं था, लेकिन हर कोई उसकी शांत आवाज में छिपी हुई क्रूरता और हत्या की मंशा को साफ महसूस कर सकता था। दूर खड़े सुनहरा वानर दैत्य जनाब और भूतिया गिद्ध दैत्य जनाब के चेहरे हल्के से मचल उठे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और समझ गए कि ध्रुव शौर्य असल में उन्हें ही चेतावनी दे रहा था। पूरे क्षेत्र में कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जानवर युद्ध मैदान के नामी योद्धा भी, जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे, ध्रुव शौर्य के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। उसके क्रूर स्वभाव को देखकर कोई उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मलबे के बीच से एक कमजोर रक्तरंग की रोशनी निकली और 6 पंखों वाले उड़ते ड्रैगन का विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो वापस मानव रूप में लौट आया और खून से लथपथ मलबे पर बेबस होकर बैठ गया। उसने जोर से खांसते हुए खून थूका। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और ध्रुव शौर्य की ओर घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम चाहे जितने भयंकर मार्क्सियन योद्धा हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आज मुझे मार डालो, वरना मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। ध्रुव शौर्य के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसके चारों ओर का तापमान गिरने लगा, जैसे उसकी बढ़ती हुई हत्या की इच्छा ने पूरे वातावरण को ठंडा कर दिया हो। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं ड्रैगन कबीले का सदस्य हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो देखता हूं कि ड्रैगन कबीला इसे नजरअंदाज करता है या नहीं। उस घातक इरादे को महसूस करने के बाद भी वो डरा हुआ नहीं दिखा। ध्रुव शौर्य ने उपहास भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें ड्रैगन कबीले का सदस्य माना जा सकता है? क्या सिर्फ थोड़ी सी ड्रैगन नस्ल का खून तुम्हें ड्रैगन कबीले का सदस्य बना देता है? आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने क्रोध में ठंडी सांस भरी। उसने अपना हाथ कसा और उसके हाथ में लाल रोशनी इकट्ठा होकर एक खूंलाल ड्रैगन प्रतीक में बदल गई।
इस प्रतीक से शुद्ध ड्रैगन की आभा फैलने लगी। ये ड्रैगन कबीले का प्रतीक था। ये दृश्य देखकर 3 इंद्रजीत स्तर के योद्धा गंभीर हो गए। ये प्रतीक केवल उन्हें दिया जाता है जिन्हें ड्रैगन कबीले ने आधिकारिक मान्यता दी हो। इसके मालिक को कबीले का असली सदस्य माना जाता है। ये देखकर छोटू भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने ध्रुव शौर्य की प्रतिक्रिया देखकर ठंडी हंसी दी। उसे लगा कि अब ये स्थिति ध्रुव को थोड़ा रुकने पर मजबूर कर देगी। हालांकि ध्रुव शौर्य के सुंदर चेहरे पर एक ठंडी हंसी उभर आई। उसने कहा, आजकल ड्रैगन कबीला किसी भी कचरे को स्वीकार कर लेता है, लेकिन शौर्य ये देखना चाहता है कि क्या ड्रैगन कबीला तुम्हारे जैसे बड़े गंदे पक्षी के लिए मेरे मार्कस की दुनिया से युद्ध करेगा। ये कहते हुए ध्रुव शौर्य की क्रोध और प्रतिशोध की भावना और भी प्रबल हो गई। बिना देरी किए वो तेजी से आगे बढ़ा। हवा में उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उनके हाथों से निकली बैंगनी काली रोशनी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के हाथ में मौजूद ड्रैगन प्रतीक को कुचलते हुए आगे बढ़ी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि ध्रुव शौर्य ड्रैगन प्रतीक से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर पाता, ध्रुव शौर्य पहले ही उसके सामने हवा में प्रकट हो गया। एक जोरदार घूंसा उसकी ओर बढ़ा और बैंगनी काली रोशनी की एक विशाल पंजा आकार की आकृति प्रकट हुई। वो अद्वितीय शक्ति के साथ जगह को चीरती हुई आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की ओर बढ़ी। गंभीर रूप से घायल आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब केवल भयभीत आंखों से उस विशाल पंजे को देखते रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव शौर्य इतना आक्रामक हो सकता है। उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि ध्रुव शौर्य ड्रैगन कबीले, जो 4 महान कबीले में से एक है, की परवाह भी नहीं करेगा। विशाल बैंगनी काला पंजा बेरमी से गिरा, लेकिन इससे पहले कि वो पंजा आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब पर पड़ता, सभी ने देखा कि उनके सामने की जगह अचानक धुंधली हो गई। इसके बाद जोरदार ड्रैगन गर्जना के साथ एक विशाल ड्रैगन आकार प्रकट हुआ, जिसने बैंगनी काले पंजे को बलपूर्वक नष्ट कर दिया। आसमान में गूंजती ड्रैगन गर्जना के साथ एक गहरी और दबावपूर्ण आवाज धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। मार्कस की आंखें तुरंत उस ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा कि आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के सामने खाली स्थान में 2 आकृतियां खड़ी थी। उनके शरीर से एक भयानक दबाव निकल रहा था। ये डरावना दबाव उनके पीछे इकट्ठा हो रहा था और धीरे धीरे एक विशाल झुके हुए ड्रैगन का रूप ले रहा था। ड्रैगन कबीले की ये भव्य उपस्थिति देखकर कई योद्धा चौंक गए। इतनी हैरानी हुई कि वे अनायास ही बोल उठे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि महज आधे दिन के भीतर 4 महान कबीलों में गिने जाने वाले 2 कबीले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ड्रैगन की गूंजती गर्जना ने पूरी जमीन को हिला दिया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के सामने 2 आकृतियां प्रकट हुई। उनके पीछे बनी एक विशाल लहराती ड्रैगन की आकृति ने शक्तिशाली दबाव के साथ पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इन 2 व्यक्तियों के प्रकट होते ही चारों ओर मौजूद लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। 4 महान कबीलों में गिने जाने वाले 2 कबीले के सदस्य आज यहां दिखाई दे रहे थे। कई लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर ये स्थिति क्या थी? क्या ये मार्कस की दुनिया और ड्रैगन कबीले के बीच आमना सामना था? ये वाकई डरावना लग रहा था। ड्रैगन कबीले के सदस्यों को देखकर ध्रुव शौर्य ने भी उनकी ओर देखा और उनकी भौहें सिकुड़ गई। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ।
ऐसा लगता था कि इस आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का सच में कुछ सहारा था। न केवल उसके पास ड्रैगन कबीले का प्रतीक था, बल्कि वो ड्रैगन कबीले से मदद भी बुलाने में सक्षम था। उन दोनों व्यक्तियों के पीछे की ड्रैगन आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। वे दोनों मध्य आयु के लग रहे थे। उनके गंभीर चेहरों से गरिमा झलक रही थी। उनके शरीर से निकलने वाली अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आभा से ये स्पष्ट था कि वे इंद्रजीत स्तर तक पहुंच चुके थे। ड्रैगन कबीले में भी ऐसे योद्धाओं का रुतबा काफी ऊंचा होता है। दोनों ने पहले घायल और बेहाल पड़े आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब पर नजर डाली, फिर अपनी दृष्टि ध्रुव शौर्य और उनके साथ खड़े 3 अन्य इंद्रजीत रैंक के मार्कस के योद्धाओं की ओर घुमाई। उनकी आंखों में गंभीरता की झलक थी। ये देखकर स्पष्ट था कि ध्रुव शौर्य का मार्कस में काफी ऊंचा दर्जा था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और जल्दी से मदद के लिए चिल्लाया, बड़े भाई डवा, मुझे बचाइए। उनमें से एक व्यक्ति ने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को एक नजर देखा, फिर ध्रुव शौर्य की ओर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मार्कस के दोस्त, मैं ड्रैगन कबीले से डवा हूं। क्या आप बता सकते हैं कि आसमानी ड्रैगन ने ऐसा क्या किया जिससे आप इतना क्रूर हमला करने को मजबूर हो गए? ध्रुव शौर्य के सुंदर चेहरे पर क्रूरता की झलक आई और उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे नरमी बरतूं? इस पर दूसरे व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्त, आसमानी ड्रैगन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका है। अगर आपका मकसद सिर्फ गुस्सा निकालना था, तो ये काफी होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को यही खत्म किया जा सकता है। उनका आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के साथ पुराना संबंध था, इसलिए उन्हें उसके पक्ष में बोलना पड़ा। इस पर ध्रुव शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा तरीका यह है कि मैं अधूरे काम नहीं छोड़ता। ध्रुव शौर्य का अंदाज वही था जो उनके आचार्य ने उन्हें सिखाया था। वो आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन जब वो एक बार कार्रवाई करता तो कोई भी कसर नहीं छोड़ता। ड्रैगन कबीला शक्तिशाली था, लेकिन प्लूटोनियन कबीला भी साधारण नहीं था। ये इनका गढ़ था, जहां ये अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। यदि ध्रुव शौर्य का दर्जा ऊंचा न होता, तो वे ड्रैगन कबीले की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अब तक हमला कर चुके होते। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत ध्रुव शौर्य ने उनकी विनम्रता के बावजूद उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। डुआन ने ध्रुव शौर्य को घूरते हुए कहा, आसमानी ड्रैगन हमारे कबीले का सदस्य है। उसने कबीले के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। भले ही उसका खून शुद्ध न हो, लेकिन हमारे 3 बुजुर्गों ने उसे ड्रैगन कबीले का प्रतीक प्रदान किया है। यदि हम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करते, तो ड्रैगन कबीले की प्रतिष्ठा कहां रह जाएगी? देखो दोस्त, क्या आप सच में इस छोटे से विवाद के कारण हमारे प्लूटोनिक संबंधों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ध्रुव शौर्य का इस दुनिया में आने का मुख्य उद्देश्य छोटू को ताकतवर बनाना था, ताकि वह जायंट जैसे शैतान से दुनिया को बचा सके। लेकिन अगर छोटू को कुछ हो जाता, तो दुनिया को बचाना संभव नहीं था। साथ ही ध्रुव शौर्य और छोटू के बीच का रिश्ता काफी गहरा था। इसलिए जब छोटू पर आंच आई, तो ध्रुव शौर्य बेहद नाराज हो गया। ध्रुव शौर्य की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने डुआन की ओर घूरते हुए धीरे से कहा, यह मामला तब शुरू हुआ जब इस बड़े गंदे पक्षी ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। इसलिए जो मैं चाहता हूं, उसे करना पूरी तरह उचित है। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। ध्रुव शौर्य का स्वभाव भले ही आक्रामक लगता था,
लेकिन वो बेहद जिद्दी भी था। उसके फैसले को बदलना लगभग असंभव था। साथ ही उसका स्वभाव ऐसा था कि किसी की धमकी मिलने पर वो और भी दृढ़ हो जाता था। ध्रुव शौर्य की इन आखिरी बातों को सुनकर डुआन और उनके साथी के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी भावनाएं स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वे गहरे स्वर में बोले, दोस्त, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको ऐसे शब्द कहने का अधिकार है? तभी ध्रुव शौर्य के पास खड़े मार्कस के एक मध्य आयु के व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हाँ, ये लड़का हमारी दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है। क्या आपको लगता है कि वो अयोग्य है? डुआन के चेहरे का रंग अचानक गंभीर हो गया। उन्हें पहले से संदेह था कि ध्रुव शौर्य का मार्कस में ऊंचा दर्जा है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने उसकी ताकत को कम आंका था। 4 महान कबीलों के सदस्य होने के नाते ड्रैगन कबीले के ये योद्धा अच्छी तरह जानते थे कि इस स्थिति का क्या महत्व है। अगर ध्रुव शौर्य दूसरी दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा था, तो आज के इस विवाद को लेकर उसके मन में बदले की भावना पनप सकती थी। ये स्थिति दोनों दुनियाओं के रिश्तों पर गंभीर असर डाल सकती थी। डुआन और उनके साथी ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि मामला अब पेचीदा हो गया है। वे ध्रुव शौर्य की ताकत और प्रतिष्ठा से भयभीत थे, लेकिन यदि वे इतने सारे लोगों के सामने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को मरने देते, तो उनके ड्रैगन कबीले की बेइज्जती हो जाती। माहौल बेहद दबावपूर्ण हो गया था। डुआन और उनके साथी चुप थे, जबकि सभी लोग सावधानी पूर्वक स्थिति का विकास देख रहे थे। सुनहरा वानर दैत्य जनाब और भूतिया गिद्ध दैत्य जनाब ने अपनी भौं का पसीना पोंछा। भले ही वे युद्ध के मैदान में शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन महान कबीलों के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। ध्रुव शौर्य की गहरी नजरें डुआन और उनके साथी पर टिकी हुई थी। उनके भीतर से खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। ये तनावपूर्ण माहौल काफी देर तक जारी रहा। तभी नीचे खड़े छोटू ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो स्थिति को समझते हुए थक गया हो। छोटू आगे बढ़ा और ध्रुव शौर्य का हाथ थाम लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज का मामला यही खत्म करते हैं। ध्रुव शौर्य ने यह सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली। वो छोटू के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। छोटू भी उसकी तरह निर्णायक था और हमेशा मुद्दों को साफ सुथरे तरीके से सुलझाने का पक्षधर था। छोटू ने कंधे उचकाए। वो भी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये मामला अब दोनों दुनियाओं के रिश्तों को प्रभावित करने लगा था। हालांकि ध्रुव शौर्य का मार्कस में ऊंचा दर्जा था, लेकिन दोनों दुनियाओं के रिश्ते बेहद संवेदनशील थे। एक छोटी सी गलती से भी बड़े विवाद खड़े हो सकते थे। छोटू ने समझ लिया था कि ध्रुव शौर्य मार्कस का सुपर योद्धा होने के बावजूद दुनिया को जायर के खतरे से बचाने के लिए समर्पित था। इसलिए छोटू नहीं चाहता था कि ध्रुव शौर्य इस मामले को लेकर कोई और झमेला खड़ा करे। ध्रुव शौर्य ने छोटू की ओर देखा और समझ गया कि छोटू अपनी नजरों से क्या कहना चाहता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसकी आंखों में मौजूद जानलेवा चमक धीरे धीरे कम हो गई। ध्रुव शौर्य के पीछे खड़े 3 मध्य आयु के पुरुषों की आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि ध्रुव शौर्य का स्वभाव कितना जिद्दी है और एक बार वो किसी निर्णय पर पहुंच जाए तो उसे बदलना लगभग असंभव था। डुआन ने राहत की सांस ली। हड़बड़ी में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ये दोस्त सच में बड़ा दिल वाला है। अगर आसमानी ड्रैगन ने किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया हो,
तो मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूं। इस पर छोटू मुस्कुराते हुए बोला, हां, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो दिव्य वस्तु मेरे भैया ने उससे पहले ली थी, वही अच्छा मुआवजा है। 9 आसमान पर्वत एक शक्तिशाली दिव्य वस्तु थी, जिसे उसने बेहद मेहनत करके तैयार किया था। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब गुस्से में आ गया और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी डुआन ने उसे घूरते हुए कहा, ध्रुव रायजादा, तुम चुप रहो। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब चुप हो गया। हालांकि वे दोनों इंद्रजीत रैंक पर थे, लेकिन वो जानता था कि ड्रैगन कबीले में डुआन की स्थिति उससे कहीं ऊंची थी। फिर डुआन ने कहा, ध्रुव, तुम्हें अगर वो दिव्य वस्तु पसंद है तो तुम्हारे पास ही रह सकती है। तुम आश्वस्त रहो कि आसमानी ड्रैगन तुम्हें भविष्य में परेशान नहीं करेगा। इस पर ध्रुव शौर्य ने हल्के स्वर में कहा, यह सबसे अच्छा होगा। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो शौर्य कोई दया नहीं दिखाएगा। लाखों लोग इन शब्दों को सुनकर सूखा हंसी हंसी में बिखर गए। क्या उसकी पहले की हमले में कोई दया थी? डुआन सिर हिलाकर चुप हो गया। उसे ध्रुव शौर्य के आक्रामक तरीके से गुस्सा भी महसूस हुआ। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के साथ जाने की तैयारी की। लेकिन अचानक उसका शरीर रुक गया। वो कुछ सोचते हुए अपना चेहरा सिकोड़ने लगा। आखिरकार उसने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को देखा। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब हैरान हुआ, क्योंकि डुआन उसकी तरफ देख रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? इस पर डुआन ने चेहरा बदलते हुए कहा, एक मिनट ध्रुव, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये एक इंसान है और हमारे दैत्य इलाके में बहुत घमंड से काम कर रहा था। ये सुनकर आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब, हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, छोटू ने भी डुआन के व्यवहार को लेकर थोड़ी हैरानी जताई। लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, मैं ही हूं, ध्रुव रायजादा। डुआन ने अपने हाथ रगड़ते हुए थोड़ी घबराहट में पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तुम बुजुर्ग चिंगार को जानते हो? छोटू ने आंखें झपकाई। तभी उसे अचानक समझ में आया। फिर डुआन की आंखों में देखकर उसने सिर हिलाते हुए कहा, जिस हरिया युद्ध कला का मैं अभ्यास करता हूं, वो मुझे बुजुर्ग चिंगार नहीं दी थी। लेकिन हुआ क्या? छोटू की आंखों के सामने दृश्य कुछ चमकते हुए बदल गए। फिर उसने हैरान होकर देखा कि डुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डुआन से भरा हुआ था और उसने कहा, हाँ, तो ये असल में ये लड़का ध्रुव है। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब और अन्य कई शक्तिशाली लोग पीछे खड़े इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से चौंक गए। छोटू हैरान था। वो उस चेहरे को देख रहा था जो पहले डरावना लगता था, लेकिन अब उसमें गर्मजोशी भरी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि ऐसा महसूस करने वाला वो अकेला नहीं था। उसके पास खड़े ध्रुव शौर्य और बाकी लोग भी स्तब्ध थे। शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन कबीले का ये योद्धा, जो अक्सर घमंड से भरा रहता था, ऐसा व्यवहार करेगा। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें ये देखकर लगभग बाहर निकल आई और उसने कुछ कहने की कोशिश की। डुआ भाई, वो मुंह में अटके शब्दों को बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि सामने का दृश्य उन पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। दूर खड़े सुनहरे वानर दैत्य जनाब भी चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा और बोला, क्या ध्रुव का ड्रैगन कबीले से भी कोई संबंध है? ये छोटा लड़का आखिर ये आया कहां से? कई अजीबोगरीब निगाहों के बीच छोटू धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आया। उसने अपनी ओर देखा, जहां डुआन ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था।
छोटू ने हल्के से अपना हाथ छुड़ाया और झेंपते हुए बोला, क्या चल रहा है? डुआन के व्यवहार से साफ था कि उसने छोटू का नाम पहले से सुना था और ये बात उसे उलझन में डाल रही थी। हालांकि उसने दैत्यों के सागर में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी दूर दैत्य इलाकों तक पहुंच जाएगी, और वो भी ड्रैगन कबीले जैसे 4 सबसे शक्तिशाली कबीले में। इस पर डुआन हंसते हुए बोला, हाँ, बुजुर्ग चिंगार ने कुछ समय पहले हमारे ड्रैगन कबीले को संदेश भेजा था और उसमें उन्होंने खासतौर पर ध्रुव भाई का जिक्र किया था। छोटू ने सिर हिलाया। ये खबर वाकई बुजुर्ग चिंगार ने ही भेजी थी और लगता था कि उनका ड्रैगन कबीले में काफी ऊंचा स्थान था। हालांकि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। आखिरकार वो एक असली अवतार रैंक के योद्धा थे और उन्होंने इतने सालों तक जीवित रहते हुए बहुत कुछ देखा था। डुआन मुस्कुराते हुए बोला, अगर हमें पता होता कि तुम वही ध्रुव हो तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। फिर उसने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को पास बुलाया। वो थोड़ा झिझकते हुए उनके पास आया। फिर डुआन ने कहा, आसमानी ड्रैगन, तुमने लापरवाही की है, अब ध्रुव से माफी मांगो। ये सुनकर न केवल आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की आंखें चौड़ी हो गई, बल्कि ध्रुव, शौर्य और मार्कस के 3 अन्य योद्धा भी चौंक गए। वजह यह थी कि डुआन ने पहले कभी ध्रुव शौर्य के सामने इतना उत्साह नहीं दिखाया था। तभी आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने अचंभे में पूछा, डुआन भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? इस पर डुआन ने गंभीर स्वर में कहा, ध्रुव भाई बुजुर्ग चिंगार के उत्तराधिकारी है। क्या तुम सोचते हो कि तुम उन्हें नाराज कर सकते हो? आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ये नाम सुनकर चौंक गया। ड्रैगन कबीले का सदस्य होने के नाते वो अच्छी तरह समझता था कि ये नाम क्या महत्व रखता है। वो ड्रैगन कबीले के सबसे ऊंचे व्यक्तियों में से एक था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि छोटू का इस महान व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता था। कदम दूर थे, लेकिन दुनिया में न जाने कितने प्रतिभाशाली लोग ऐसे थे जो ये एक कदम भी जीवन भर नहीं उठा पाए थे। दोनों के बीच का अंतर अकल्पनीय रूप से बड़ा था। इसलिए भले ही आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब इंद्रजीत रैंक का योद्धा था, लेकिन अवतार रैंक के योद्धा के सामने उसे डर और आदर दोनों महसूस हो रहे थे। फिर छोटू ने आधी मुस्कान के साथ जनाब की ओर देखा और कहा, हाँ, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को मेरे हरिया युद्ध कला में काफी रुचि थी। डुआन का चेहरा ये सुनकर बदल गया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को ये महसूस हुआ कि स्थिति खराब हो सकती है। वो जल्दी से हंसते हुए बोला, ध्रुव भाई, आप क्या कह रहे हैं? उस समय मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। अगर मुझे पता होता कि ये बुजुर्ग चिंगार द्वारा आपको दिया गया है तो मैं कभी इस पर नजर नहीं डालता। फिर डुआन ने हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, ध्रुव भाई, आसमानी ड्रैगन कभी कभी लापरवाह हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप उसे माफ कर देंगे। छोटू मुस्कुराया। डुआन की गर्मजोशी ने उसे महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि चिंगार का ड्रैगन कबीले में बहुत ऊंचा दर्जा था, लेकिन वो चिंगार की वजह से छोटू के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। लेकिन इतनी हद तक कि जानबूझकर उसका पक्ष ले, ये अजीब लग रहा था। तभी छोटू ने डुआन की ओर हाथ जोड़कर कहा, छोड़िए इसे डुआन भाई, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब ये मामला सुलझ गया है तो मैं पहले चलता हूं। डुआन छोटू को जाते देख थोड़ा घबरा गया। उसने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, अरे ध्रुव भाई, इतनी जल्दी क्या है? छोटू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए डुआन की ओर देखा और मुस्कुराया। अंत में वो धीरे से बोला,
क्या आपके मन में कुछ और है? डुआन कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीरे से कहा, हमारे कबीले में कुछ हुआ है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। छोटू थोड़ा चौंका। ड्रैगन कबीले को उसकी मदद चाहिए थी। तभी ध्रुव शौर्य ने आगे बढ़कर सख्ती से कहा, अरे बातें मत करो। अगर ये समस्या तुम्हारे ड्रैगन कबीले से नहीं सुलझ रही है तो वो इसमें क्या कर सकता है? मार्कस के बाकी 3 इंद्रजीत भी पीछे से डुआन को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। डुआन ने ध्रुव शौर्य की ओर देखा, कुछ पल के लिए झिंझका और फिर अपने हाथ लहराते हुए चारों तरफ एक प्रकाश गोला बना दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बात दूसरों को सुनने नहीं देना चाहता था। डुआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुजुर्ग चिंगार ने संदेश भेजा था कि ध्रुव भाई शायद हमारे कबीले की समस्या हल करने में मदद कर सकते हैं। छोटू थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी उंगलियां आपस में बांधी और धीरे से पूछा, क्या ये अंधेरे के गुलामों से जुड़ी समस्या है? डुआन ये सुनकर चौंक गया, फिर उसने निराशा से सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटू तुरंत समस्या का अनुमान लगा लेगा। छोटू ने हल्का सा माथा झुका लिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। आखिरकार ड्रैगन कबीला बेहद शक्तिशाली था और उसका मुकाबला कबीले के किसी साधारण योद्धा से भी नहीं हो सकता था। लेकिन अब ड्रैगन कबीले को उसकी मदद की जरूरत थी। सोचने पर समझ आया कि शायद अंधेरे के गुलामों का मुकाबला करने की उसकी क्षमता ही काम आ सकती थी।